गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सीए फाउंडेशन। तो फिर से शुरुआत करते हैं अपन। सीए फाउंडेशन आरटीपी नवंबर 2023 दिसंबर 2023, ये लॉ का आरटीपी है जिसके 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। इसका मतलब किसी को रास्ते चलते अगर कोई गुड्स मिल जाए, रास्ते से आप जा रहे हो और आपको कोई गुड्स मिल गई रास्ते में, तो फिर आपके क्या राइट्स है और आपकी क्या ऑब्लिगेशंस है, आपकी क्या ड्यूटीज़ है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो क्या राइट्स और क्या ऑब्लिगेशंस आपकी रहेगी अगर रास्ते में आपको गुड्स मिल जाए तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि रोहन नाम का एक पर्सन है, उसको जो है वो रेस्टोरेंट में पहुंचा है और रेस्टोरेंट में उसको वॉलेट मिला है और उसने वहाँ पे बैठे हुए जितने भी कस्टमर है ना उन सबको इंक्वायर किया और पता लगाया कि यार एक्चुअली में वॉलेट किसका है ताकि वो उसको लौटा दे। लेकिन उसको ट्रू ऑनर मिल नहीं पाया, वहाँ पे किसी कस्टमर ने बताया नहीं कि उनका है वॉलेट। इसका मतलब ये हुआ कि वॉलेट अभी उसके पास है। तो उसने सोचा क्यों ना ये अभी मैनेजर को दे दूँ और आगे आके वापस पूछ लूंगा मैं मैनेजर से कि उसका जो ट्रू ऑनर है वो मिला कि नहीं। तो उसने जो है वो वॉलेट ही हैज़ हैंडेड ओवर द वॉलेट टू मैनेजर ऑफ दैट रेस्टोरेंट। उसको वॉलेट रेस्टोरेंट के मालिक को क्या किया, उसने हैंड ओवर कर दिया और 1 सप्ताह बीत गया। समय बीतते देर नहीं लगती। 1 सप्ताह बाद रोहन फिर जाता है उस रेस्टोरेंट में और उस रेस्टोरेंट के ऑनर से पूछता है कि वो वॉलेट का ट्रू ऑनर मिला क्या आपको। तो रेस्टोरेंट का मैनेजर बोलता है नहीं मिला हमको ट्रू ऑनर। ले तो बोला वो रोहन की वो फिर मेरे को लौटा दो आप वापस से। तो मैनेजर ने मना कर दिया, बोले हम कैसे लौटाएंगे, हम आपको नहीं लौटाएंगे क्योंकि ये आपका है भी नहीं, तो हम आपको क्यों लौटाएं। तो क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि क्या मैनेजर रोहन को रिफ्यूज़ कर सकता है, क्या उस वॉलेट पे रोहन का राइट है। ये क्वेश्चन अपना है और इसको अपने को डील करना है। इसका ये केस स्टडी की फॉर्म में क्वेश्चन आया है। ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 71। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 71 है ये और इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो सेक्शन 71 क्या बोलता है भाइयों? सेक्शन 71 ये बोलता है कि जब आपको रास्ते चलते या कहीं से किसी दूसरे की चीज मिल जाए ना, तो आप एक तरह से उसके बेली बन जाते हो। क्या बनते हो? बेली बन जाते हो। मतलब बेली का मतलब है कि आप केयर टेकर बन जाते हो और आपको उस गुड्स को संभाल के रखना है, उसी तरीके से संभाल के रखना है जैसे ऑर्डिनरी प्रूडेंस का पर्सन संभाल के रखता है। इसका मतलब ऑर्डिनरी पर्सन जैसे अपनी गुड्स की संभाल करता है, केयर करता है, उस तरीके से आपको केयर करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इसको बेच नहीं पाओगे, समझ गए ना बात? हाँ, कुछ खास केसेस में बेच पाओगे, सही, ठीक है ऐसा। और जब भी ट्रू ऑनर जैसे ही मिलेगा ना, उस ट्रू ऑनर को आप उसको लौटा दोगे। ये आपकी ऑब्लिगेशंस में आता है। और राइट क्या है? अब राइट की बात करें, ये तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक बेली। आप बेली जैसी कैपेसिटी में काम करोगे और उसका ख्याल रखोगे उस गुड्स का, जब तक कि ट्रू ऑनर आपको अवेलेबल नहीं हो जाए, आप ट्रू ऑनर को सर्च ना कर लो, तब तक उस गुड्स को आप अपने पास रखोगे। लेकिन साथ में ये भी बात है कि वो जो गुड्स है ना, ये तो ऑब्लिगेशंस की बात हुई और राइट्स की बात है कि वो जो वॉलेट मिला है, वो जो गुड्स मिली है, वो आप ही की कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ना कि रोहन इज एंटाइटल टू रिटेन द वॉलेट फाउंड अगेंस्ट एवरीबडी एक्सेप्ट द ट्रू ऑनर। इसका मतलब ये है कि उसका ऑनर आप एज ए बेली काम करोगे और वो वॉलेट आप ही का कहलाएगा, आपके पास ही रखने को आपका राइट मिलेगा, आपको राइट मिलेगा। एक्सेप्ट ट्रू ऑनर का मतलब हुआ ट्रू ऑनर मिलेगा तो वो ट्रू ऑनर का है, वो ट्रू ऑनर नहीं मिला तो वो आप ही का खिलाएगा क्योंकि आप फाइंडर हो उसके। ओके, तो मैनेजर अगर उसको रिफ्यूज कर रहा है उस वॉलेट को लौटाने से, तो मैनेजर का रिफ्यूजल जो है वो कैसा है? गलत है। इसका मतलब ही हैज राइट टू टेक बैक द पोजीशन ऑफ वॉलेट फ्रॉम मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट। ये आंसर है। ओके, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा है, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन है। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब आप समझते होंगे। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब ये हुआ कि जब 2 पार्टीज की बात हो रही है, क्रेडिटर और डेटर, तो डेफिनेटली क्रेडिटर को पैसा मिलता है, डेटर पेमेंट करता है। तो जब पेमेंट करने की बात आए तो पेमेंट का एडजस्टमेंट कैसे होता है, लोन से रिलेटेड कंसेप्ट भी इसको समझ सकते हैं, लोन भी इसमें मर्ज करेंगे। इस केस को पढ़ते हैं अपन और डिस्कस करते हैं कि कैसे पेमेंट होगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें एक पर्सन है, क्या नाम है उसका? सोहन नाम का पर्सन है और बड़ा वेल्दी इंसान है, वो पैसे वाला है, धनवान आदमी है और इसने लोन दिया है कितना? 80,000 का मिस्टर मुकेश को। 26 फरवरी को इसने लोन दिया है मिस्टर मुकेश को। कितने का? 80,000 रुपीज़ का लोन दिया है सोहन ने, याद रखिएगा। तो जो सोहन ने मुकेश को लोन दिया है तो सोहन लेंडर हो गया और मुकेश कौन हो गया? बोरोर हो गया। सोहन हो गया लेंडर
और मुकेश हो गया बोरोवर। कितने का लोन दिया है? ये दिया है लोन 80,000 का लोन दिया है। ओके, कितने का लोन है? 80,000 का लोन दिया है। ओके, अब बोरोवर जो है, बोरोवर को 80,000 का लोन मिल गया। अब बोरोवर को और पैसे की जरूरत पड़ी, तो उसने सोचा यार सोहन तो बहुत पैसा उधार देता है, चलो और पैसा लेने चलते हैं अपन। तो मुकेश ने, बोरोवर ने फर्दर डिमांड की, फर्दर सोहन को अप्रोच किया और बोला कि मेरे को फिर लोन चाहिए। कितना? 1,50,000 का फर्दर लोन चाहिए। तो मिस्टर सोहन एग्रीड बट प्रोवाइडेड। तो सोहन भी बोला ठीक है मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, जहाँ 80,000 का दिया है 150 का और सही। तो 150 का लोन देगा, लेकिन वो 2 पार्ट्स में देने की बात हुई है, 1 लाख और दूसरा है 50,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो 1,50,000 का लोन का डिसबर्समेंट हुआ है ना, वो 2 पार्ट में डिसबर्स हुआ है। पार्ट 1 कितने का है? पार्ट 1 है 1 लाख रुपीज़ का। कितना है पार्ट 1? 1 लाख रुपीज़। और पार्ट 2 कितने का है? पार्ट 2 50,000 रुपीज़। तो एक तो 1 लाख रुपीज़ का है और एक है 50,000 का। डेट क्या होगी? पहले लोन की डेट है 26 फरवरी शुरू वाली, फिर बाद में 1 लाख के लोन की डेट है 28 फरवरी और 50,000 के लोन की डेट है 31 मार्च 2021। अब प्रॉब्लम क्या राइज हो रही है? तो लोन दिया और लोन लिया, लोन ले लिया, कोई ऐसी सिचुएशन आई नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, उस प्रॉब्लम को अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है। ऑन 10th मार्च 2021 मिस्टर मुकेश, तो 10th मार्च को, इसका मतलब लोन 31 मार्च तक ले चुके हैं सारा। अब 10th मार्च को देखो, ये 31 मार्च का भी है ये लोन, याद रखना। 3rd मार्च है, 31 नहीं है। कौन सा? 3rd मार्च। 3rd मार्च के बाद 10th मार्च को लोन के रीपेमेंट की बात आई है। तो 10th मार्च को मुकेश ने लोन का रीपेमेंट किया 75,000 सोहन को। कितना पेमेंट किया है? सिर्फ 75,000 का लोन पेमेंट किया है। तो और साथ में इंसिस्ट किया कि लेंडर शुड एडजस्ट ₹50,000 टूवर्ड्स द लोन टेकन ऑन 3rd मार्च 21। और साथ में वो बोल रहा है कि देखो ये मैं लोन का पेमेंट कर रहा हूँ ना, पेमेंट कब कर रहा है वो 10th मार्च को। वो बोल क्या रहा है कि ये 10th मार्च वाला लोन का है ना पेमेंट 50,000, ये आप 3rd मार्च वाले में से एडजस्ट करना, मतलब इसमें से एडजस्ट करना, ऐसा बोल रहा है। एंड बैलेंस, ठीक है ना, और 75 पेमेंट किया तो 50 तो आप ये 50-50 से एडजस्ट कर लेना, और बाकी का 25 जो है ना वो 26 फरवरी वाले लोन में एडजस्ट करना, मतलब स्टार्टिंग वाले लोन में एडजस्ट करना 80 वाले में, ऐसा बोल रहा है। पेमेंट कितना कर रहा है? 75। तो बोले 75 में से 50 तो वो जो आखिरी लोन था ना, उस आखिरी पार्ट था ना लोन का, उसमें से एडजस्ट करना, और बाकी का 25,000 जो फर्स्ट पार्ट था ना उसमें से एडजस्ट करना। अब क्वेश्चन क्या है? मिस्टर सोहन ऑब्जेक्टेड टू दिस अरेंजमेंट। जो लेंडर है ना वो बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं तो एडजस्ट करूंगा ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ बोरोवर। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे 75,000 को, सबसे पहले 75 को मैं पहले वाले 80 में से ही एडजस्ट करूंगा, क्योंकि डेट ऑफ बोरोवर, जो डेट ऑफ बोरोइंग है वो सबसे अर्लियर कौन सी है? 26 फरवरी की। तो जो 75 आपने पेमेंट किया ना, मैं ये मानूंगा कि आपने वो जो 80,000 वाला पार्ट था ना उसके अगेंस्ट में मेरे को पेमेंट किया। ऐसा कौन बोल रहा है? सोहन बोल रहा है। तो अब आपका क्या जवाब है इसके बारे में? आपको डिसाइड करना है। नाउ यू डिसाइड। पॉइंट नंबर 1, वेदर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर मुकेश करेक्ट और अदरवाइज एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसमें क्या सिचुएशन होती है, ये पूरा का पूरा जो है ना टॉपिक, इस पूरे टॉपिक की अगर बात करें ना अपन, तो पूरे टॉपिक को ऐसे समझ सकते हैं कि इसके जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन 59, 60 और 61, 3 सेक्शंस के बारे में अपन बात करेंगे। 59, 60 और 61 ये 3 सेक्शन के बारे में बात होगी, ठीक है। कौन कौन से? 59 से लगा के 61 तक 3 सेक्शंस इसको कवर करते हैं। तो जब बोरोवर ने क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया कि आपको पेमेंट ऐसे एडजस्ट करना है, तो डेफिनेटली वैसे ही एडजस्ट करना है, उसमें कोई दो राय होने का सवाल ही नहीं है। इसका मतलब जो लेंडर है ना, वो लेंडर को ये बात माननी पड़ेगी और पेमेंट को उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में बोरोवर ने क्या बोल दिया, क्लियरली बता दिया था कि आपको ऐसे ऐसे एडजस्ट करना है। तो बोरोवर अगर क्लियर बता दे तो उस केस में आपको उसी हिसाब से, इसलिए कंटेंशन ऑफ मिस्टर मुकेश इज करेक्ट एंड ही कैन स्पेसिफाई द अप्रोप्रिएशन ऑफ रीपेमेंट ऑफ डेट। तो जो बोरोवर है ना मुकेश, वो जैसा बोलेगा वैसा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्लियर स्पेसिफाई कर दिया कि आपको ये वाला जो रीपेमेंट है ये इस पर्टिकुलर लोन में एडजस्ट करना है। ओके क्लियर। सेकंड पॉइंट जो था क्वेश्चन का, उसमें ऐसा है कि व्हाट शुड बी द आंसर इन केस बोरोवर डज नॉट इंसिस्ट ऑन सच ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ रीपेमेंट। अगर मान लो बोरोवर ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, बोरोवर ऑर्डर ऑफ पेमेंट के एडजस्टमेंट को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है ना। क्या लिखा है? व्हाट वुड बी द आंसर इन केस, तो ये तो हो गया सेक्शन 69, ये हो जाएगा सेक्शन 70 और ये हो जाएगा सेक्शन 71। तो सेकंड पार्ट में बोरोवर इंसिस्ट, और थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? व्हाट वुड बी द मोड ऑफ एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएशन ऑफ सच पार्ट
पार्ट पेमेंट इन केस नीदर द बोरोवर नॉर द लेंडर इंसिस्ट ऑन, दोनों ही इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो सेकंड वाला पार्ट लेते हैं कि सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा कि इसका मतलब बोरोवर इंसिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो है वो जो लेंडर है ना वो अपनी चॉइस के हिसाब से एडजस्ट करेगा, उसको जो ठीक लगेगा उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा, जो ठीक लगेगा उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा, अपनी डिस्क्रिशन से एडजस्ट करेगा, जो भी लॉफुल डेट है ना उसमें एडजस्ट करेगा, वो लॉफुल जो भी होगी, और अपनी मर्जी से एडजस्ट करेगा, ठीक है ना। और वेदर आर नॉट वेर इट इज रिकवरी इज आर इज नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन, चाहे लिमिटेशन एक्ट के बाहर चला गया हो डेट या लिमिटेशन एक्ट के बाहर नहीं गया हो, उसकी मर्जी होगी, उसका चॉइस होगा। लिमिटेशन एक्ट का मतलब एक टाइम लिमिट होती है, उसके बाद केस करने के राइट खत्म हो जाते हैं, सूट फाइल करने के राइट खत्म हो जाते हैं। तो वेदर आर नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन का मतलब लिमिटेशन एक के बाहर चला गया हो, उस लिमिट के बाहर हो गया हो, आउट ऑफ द लिमिट हो गया हो, टाइम पीरियड पूरा हो गया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी चॉइस के हिसाब से एडजस्ट करेगा। कौन? लेंडर, क्योंकि बोरोवर ने इंसिस्ट नहीं किया है, बोरोवर ने कुछ बताया नहीं। अगर लेंडर और बोरोवर दोनों ही इंसिस्ट न करें, लेंडर और बोरोवर दोनों ही इंसिस्ट न करें, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट वुड बी द मोड ऑफ एडजस्टमेंट इन केस नाइदर द मिस्टर सोहन नॉर द मिस्टर मुकेश इंसिस्ट एनी ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट। तो अगर कोई भी आपस में ये ना बताया तो उस केस में जो होगा कैसे एडजस्टमेंट होगा, उस केस में एडजस्टमेंट होगा अकॉर्डिंग टू टाइम। कैसे होगा? जो पहला वाला लोन होगा वो पहले एडजस्ट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से अकॉर्डिंग टू टाइम एडजस्ट होगा। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? थर्ड क्वेश्चन का होगा अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ टाइम। कैसे होगा? ऑर्डर ऑफ टाइम। वेदर आर नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन, जब एडजस्टमेंट करने की बात आएगी तो लिमिटेशन एक्ट के बाहर का लोन है, मतलब उस टाइम लिमिट के बाहर है, टाइम लिमिट पूरी हो गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एडजस्टमेंट कैसे होगा इस केस में? अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ऐसे करके 3 सेक्शन है इसमें, सेक्शन नंबर 68, 69, 70 और 71। 69 में बोरोवर इंसिस्ट कर रहा है कि लोन को कैसे एडजस्ट करना है, ओके। 70 में जो है बोरोवर इंसिस्ट नहीं कर रहा है कैसे एडजस्ट करना है, और सेक्शन 71 में बोरोवर और लेंडर दोनों ही इंसिस्ट नहीं कर रहे तो कैसे एडजस्ट करना है। तो कंप्लीट केस स्टडी है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2 चीजें अपन ने डिस्कस की इसमें, एक फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स और एक डिस्कस किया हमने अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में 3 सेक्शन के बारे में बात की, सेक्शन नंबर 69, सेक्शन नंबर 70 और सेक्शन नंबर 71, और एक फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स को डिस्कस किया जिसका सेक्शन था सेक्शन नंबर 71। तो सेक्शन नंबर 71 जो था फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स का, वो क्लियर कट ये बोलता है कि वो जो ट्रू ऑनर है उसी की गुड्स है, तो वही उसका ऑनर कहलाएगा जब तक वो गुड्स अपने पास रखेगा, बेली की तरह रहेगा। सिर्फ उसको ट्रू ऑनर मिलेगा ना, मतलब जो फाइंडर रहेगा उसी के पास रहेगी गुड्स, मैनेजर के पास नहीं रहेगी, फाइंडर के पास नहीं रहेगी, फाइंडर ही रहेगा कब तक, जब तक कि ट्रू ऑनर नहीं मिले। तो ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या लिखा है? रोहन इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द वॉलेट फाउंड अगेंस्ट एवरीबडी एक्सेप्ट द ट्रू ऑनर। इसका मतलब वो अपने पास रख सकता है, अपने पास ही रख सकता है, तो उसको सारे राइट्स अवेलेबल हो जाएंगे एक्सेप्ट ट्रू ऑनर। लेकिन अगर ट्रू ऑनर मिल जाए तो फिर ट्रू ऑनर को देगा वो। तो ये सारे की सारी चीज़ें थी, ये दोनों केस स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको ज़रूर आप इस वीडियो को बार बार देखिए और याद रखिए। और मेरा जो टारगेट जोन कोचिंग क्लासेस का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और आगे इसी तरीके के जो इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ है उनको सुनने के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।